नमस्कार, आप देख रहे वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में हूं और इस जगह का जो नाम है आशा आयुर्वेदा, मैं वहां पर आया हूं और यहां पर आने का मेरा एक जो मकसद है, एक जो मेरा उद्देश्य ये है कि जैसा कि आशा आयुर्वेदा के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ जो निसंतान दंपति है, जो IVR या बहुत सारे जगहों पे जा कर के उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा कर के धक्के खा लिए, लाखों रुपए खर्च कर लिए, उसके बाद भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसा मानना है ऐसा लोगों का, और ख़ास करके बहुत ऐसी जो रिजल्ट है आशा आयुर्वेदा, क्योंकि जो यहाँ पर आते हैं शायद 100 में से 90 या 95 दंपति जो संतान प्राप्ति का सुख भोगते हैं और उनके जीवन में खुशहाली आता है। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो यहाँ का जो मेन जो यहाँ के जो इंचार्ज है डॉक्टर चंचल शर्मा, जो आयुर्वेदा से डॉक्टर हैं, वो इलाज करती है, उन्होंने इसका शुरुआत भी किया और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। तो मैम, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए, और आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगी कि इनफर्टिलिटी की समस्या को आयुर्वेद के ज़रिए कितना इजीली सॉल्व किया जा सकता है। मैम, एक सवाल ये है कि पहले के जो समय में लोगों को बहुत कम बांझपन का जो मतलब शिकायत हुआ करता था, कभी गाँव में या शहरों में इक्का दुक्का सुनने को आता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि 100% अगर 100 में से अगर परसेंटेज निकाले तो इस समय लगभग 60 से 70% का ऐसा आंकड़ा आ रहा है, जो बहुत ऐसे लोगों को मतलब किसी को जैसे क्या मिसकैरेज हो जाता है या डिलीवरी नहीं हो पाता, PCOD की समस्या है। तो ये PCOD क्या है और ऐसी समस्या क्यों आ रही है? देखिए, पहले का जो समय था उसमें हम जो खान पान खाते थे, जो खाना खाते थे, वो इतना अडल्टेड नहीं होता था, बिल्कुल नेचुरल फूड हमें मिलता था। इसी तरीके से जो हमारा लाइफस्टाइल था वो अच्छा था। सुबह 5 साढ़े 5 तक लोग उठ जाते थे, जो सूर्योदय का काल बोलते हैं या ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, और शाम गांव में तो 8 साढ़े 8 बजे तक लोग सो भी जाते थे, मैक्सिमम 10 बजे तक लोग सो जाते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो लोगों को अगर ऐसा बोला जाए कि 10 बजे तक सोना है तो वो हंसते हैं कि 10 बजे कौन सोता है। 11 से 12 बजे तक का नॉर्मल सोने का टाइम है। सुबह उठते हैं 9 बजे तक, 10 बजे तक, तो उससे हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होती है। इसी के साथ साथ 5G का ज़माना है, इतनी रेडिएशंस रहती हैं, इन रेडिएशंस का इफेक्ट हमारी जो फर्टिलिटी है उस पर पूरी तरह से पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसी तरह से ऋतु हो गया, जो हमारा सीज़न है, अभी जितने पॉल्यूशन में हम रह रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में जितना प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होना चाहिए, अभी आपको पता है कि सबको लंग्स के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ओवरऑल दोषास जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं और बॉडी में जो एक सामान्य अवस्था रहनी चाहिए वो नहीं रहती। इन सब का रिजल्टेंट ये है कि इनफर्टिलिटी की समस्या या ऐसी ही और भी बहुत सारी समस्याएं पहले के कंपैरेटिवली कई गुना तेज़ी से बढ़ रही हैं। मैम, एक चीज़ अभी आप देख रहे होंगे कि अभी दिल्ली की जो हालात बहुत ही ख़राब है, बद से बदतर है और साल दर साल होते ही आ रहा है। हर समय एक दूसरे पे जो राज्य सरकार है, केंद्र पे ठिकरा फोड़ता है एक दूसरे पर कि भाई पंजाब में पराली जलाया गया, हरियाणा में पराली जलाया गया, कभी पानी की समस्या आती तो दूसरे जगह। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आपको जैसे पिछले लगभग 1 महीने से इजराइल और जो हमास का युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन का, और वहाँ पे हज़ारों टन बारूद उस जगह में गाज़ा में फेंका गया। लेकिन अभी अगर आप एयर क्वालिटी चेक करेंगे तो यहाँ से बहुत ही बेहतर वहाँ की एयर क्वालिटी, 50 से 60 AQI से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ तो 500 भी पार कर चुका है। तो इसका जो मेन कारण क्या है, जो पॉल्यूशन का, और ख़ास करके जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेहत पे पॉल्यूशन का भी असर पड़ता है। डेफिनेटली सेहत का पॉल्यूशन पे फ़र्क पड़ता है। हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर वो ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट मिलेगा, तो बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग डिजीज़ जो हैं वो होती हैं। इसीलिए इतनी ज़्यादा लंग्स के इश्यूज़ हो रहे हैं, आइज़ के इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, लोगों को ऐसे स्पर्म की क्वालिटी में, एग की क्वालिटी में इतने कॉम्प्रोमाइज़ देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब इस ओवर पॉल्यूशन का जो है वो बहुत बड़ा रिजल्टेंट है जो हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छा मैम, देश में बड़े बड़े IVR सेंटर हैं, उनके बहुत ही बड़े पैमाने पर उसका विज्ञापन भी होता है और बड़े स्तर पर विज्ञापन भी किया जाता है कि आजकल एक ज़माना आ गया कि भाई क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का, जो IVR के थ्रू होता है, किसी का स्पर्म डोनेट करके कहीं का कहीं। तो इस तरह का इस सिस्टम को
क्या कहेंगे? दूसरा चीज़ है कि जो बड़े बड़े IVF सेंटर में भी लोग जा करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, मेरे खुद मित्र है जो कई बार गए हैं और उनका लाखों रुपया बेचारे मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन क्या करें कि अगर आज के लोगों का ही सोचना था कि संतान हो तो मेरा खुद का ही हो, मैं अडॉप्शन ना करूं या गोद ना लूं या किसी और दूसरे सिस्टम से नहीं जाना पड़े। बेचारों ने ज़मीन बेच के भी लाखों रुपए लगाए, लेकिन फिर भी उनको फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन आपके यहाँ लोग आते हैं तो उनको फ़ायदा, ऐसा क्या यहाँ पे चमत्कार है, ऐसा आप क्या करती हैं जो लोगों को मतलब इस तरह का फ़ायदा होता है? देखिए, बहुत बार तो ऐसा होता है कि आयुर्वेद में जो पेशेंट कंसीव करते हैं उनको जेन्युइनली आईवीएफ की ज़रूरत थी ही नहीं। कभी कभी कपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्हें ऐसा था कि 34 की एज हो गई थी, एज फैक्टर को एक ऐसा वो बना गया, मिमिक बना दिया गया है कि 34 35 प्लस हो गए तो नेचुरली होगा ही नहीं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों को 7 बच्चे भी होते थे, अच्छी खासी 40 तक की एज में भी होते थे। तो ये एक कुछ जो है वो मार्केटिंग है जिसमें ऐसा बताया जाता है, तो पेशेंट बहुत डर जाते हैं। मतलब अभी 30 की एज का पेशेंट भी बोलता है मैडम मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं आईवीएफ करा लूँ। तो ये वाले जो सिचुएशन है ये पहले नहीं थी, और अब क्योंकि इतने ज़्यादा आईवीएफ सेंटर्स हैं तो उनको काउंसिल ही इस तरीके से किया जाता है कि वो पेशेंट्स ऐसा डर जाते हैं, और डर से आप बहुत कुछ करवा सकते हो। बहुत बार जेन्युइनली आईवीएफ की ज़रूरत होती है जिसके लिए हम भी अगेंस्ट नहीं हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ज़रूरत कितनों को है वो देखा जाता है। तो जब हम हमारी प्राचीनतम पद्धति पे विश्वास ही नहीं रखते हैं और हम उतना समय नहीं देना चाहते हैं, तब हम इस टेक्निक पे जाते हैं। लेकिन हमें पता तब चलता है जब वो 7 8 आईवीएफ फेल हो जाते हैं। अभी हमारे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो इतने सारे आईवीएफ फेल होने के बाद हमारे पास आते हैं, तो फिर आयुर्वेद में आते ही वो कैसे कंसीव कर जाते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेद जो है वो दोषों के समन्वय पे काम करता है, आपकी प्रकृति को एनालाइज करता है। आयुर्वेद में जो प्रजनन तंत्र के लिए जो दोषा समन्वय होना चाहिए उस पर बताया गया है, हम उसी पे काम करते हैं। ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु, स्त्री का बीज है, पुरुष का बीज है। हम सिर्फ मॉडर्न पैरामीटर्स नहीं देखते कि स्पर्म की क्वालिटी स्पर्म की क्वांटिटी कितनी है, उसमें एग्लूटिनेशन कितना है या मॉर्फोलॉजी कितनी है, हम बेसिकली उसकी क्वालिटी पर भी उतना ही काम कर पाते हैं। इस वजह से आयुर्वेद वो रिजल्ट्स दे पाता है जो एलोपैथिक साइंस नहीं दे पाता। इसलिए कितने ही आईवीएफ फेलियर पेशेंट्स नेचुरल तरीके से कंसीव करते हैं। आज भी एक पेशेंट है झारखंड की जो 2 आईवीएफ फेल होने के बाद अभी हमारे ट्रीटमेंट से नेचुरली कंसीव करी हैं। तो हमें बहुत बार ये समझने की ज़रूरत होती है कि कुछ पैरामीटर्स तो आईवीएफ के लिए भी रिक्वायरमेंट है। जब आपकी वो पैरामीटर्स सक्सेसफुल है, फुलफिल्ड है ही नहीं, तो आप चाहे इस पद्धति पे जाएं या उस पर, आपको सक्सेस कहीं नहीं मिलेगी। और जब अपने दोषों को समन्वय कर लेते हैं, अपने मूल जो प्रजनन तंत्र के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक फैक्टर्स हैं, अगर आप उसको परफेक्शन पे ले आते हैं तो आप नेचुरली ही कंसीव कर जाते हैं। फिर आपको इस आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आज के समय में डोनर का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, डोनर स्पर्म, डोनर एग, डोनर एम्ब्रियो, जबकि बहुत बार हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब हम इतने लेवल पर जा चुके हैं कि हम जेनेटिकली आपका बेबी नहीं है, आप उसको भी एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाते हो, बट आप आयुर्वेद को अपनाना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के जरिए जब आप अपनी इन चीज़ों से, समस्याओं से निजात पा लेते हैं तो आप नेचुरली कंसीव करते हैं, और इसीलिए पेशेंट्स हमारे पास सक्सेसफुली रिजल्ट्स पाते हैं। मैम, अभी आपने आयुर्वेद की बात कहा, तो मैं अभी पिछले कुछ दिनों में एक मेरी पोती है, तो उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। हालांकि हम अपने बच्चों को, मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने उनको जन्म से उनको जन्म घूटी पिलाया, और अभी बीमार हुआ मैं जन्म घूटी लेके डॉक्टर के पास मैं लेके गया तो उनको 10 वर्ष मेरी पोती को हुआ। तो डॉक्टर क्या कह रहे मुझे, मतलब कि एकदम से वो उनका बोलने का जो तरीका था वो एकदम अच्छा नहीं लगा। कह रहा कौन सा दुनिया में जी रहे हो यार आप, कौन से समय में जी रहे हैं, क्या दे रहे हो बच्चों को, ये जहर, ये सब फेंको, ये सब मत दो। तो जन्म घूटी देने से एलोपैथिक डॉक्टर क्यों मना कर रहे हैं? कोई जन्म घूटी तो एक नेचुरल चीज़ है, अगर घर में हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, ये सब हम लोग यूज़ करते तो उसको मसाला कहा गया। लेकिन पहले के ज़माने उसको आयुर्वेदिक कहा जाता था, लेकिन आज एलोपैथी डॉक्टर उसको मना करते। ऐसा नहीं है, जन्म घुट्टी देने से बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। आप सही तरीके से अगर उसे देते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। मैंने खुद के अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिया है, जो कि आयुर्वेद में बोला गया है कि धृति, मेधा, स्मृति, इस सब का वर्धन करने वाला होता है। बच्चे का जो IQ लेवल है बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। और जितने भी लोग स्वर्ण प्राशन लेते हैं जिनके बच्चे, उनका जो इम्यूनिटी लेवल है डेफिनेटली कई गुना अच्छा आता है। अभी पीछे यूपी के किसी कुछ गाँव में बहुत ज़्यादा इनकेफ्लाइटिस का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वहाँ एक गाँव में एक वैद्य थे जो हर महीने अपने पुष्य नक्षत्र
नक्षत्र में अपने गांव के बच्चों को ये पिलाते थे, स्वर्ण प्राशन देते थे। तो उस गांव के बच्चों में हार्डली कोई बच्चा था जो एन्केफेलाइटिस की समस्या से शिकार हुआ, और अदरवाइज़ उसके आसपास के सभी गांव के बच्चे इस महामारी की तरह उससे ग्रसित हुए थे। तो आयुर्वेद में बहुत ताकत है, और हमारे बहुत वर्षों पूर्व से जो बताया गया है कि हरड़ चटाया जाता है, जायफल दिया जाता है, बच्चे को चेस्ट कंजेशन है तो सिकाई करने के लिए बोला जाता है, हम ये सब चीज़ों को नकार नहीं सकते हैं। हाँ, कई बार हम सही तरीके से नहीं देते, सही डोसेज में नहीं देते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है। तो आयुर्वेद को थोड़ा प्रमाणों की आवश्यकता है, वो रिसर्च लेवल्स को सही तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। अगर उसको उस तरीके से लिया जाए तो डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं है। तो मैम ये स्वर्ण प्राशन क्या है जो अपने आपने स्वर्ण प्राशन की बात की, क्या वो जन्म घुटी से ही रिलेटेड है? स्वर्ण प्राशन जो है वो स्वर्ण भस्म को कुछ हर्ब्स के साथ मिलाकर ऐसे बनाया जाता है, जिसमें ब्राह्मी रहता है, गिलोय रहता है, उसको प्रॉपर शोधन करके और फिर वो कुछ बूंद के माध्यम से दिया जाता है। मार्केट में अवेलेबल होता है वो? ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होता है। हर महीने पुष्य नक्षत्र में वो दिया जाता है और वो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मैम एक चीज़ बताएं, आप यंग हैं और ज़्यादा उम्र भी नहीं है आपकी, और बहुत अच्छा आपका जो क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग आते होंगे पेशेंट, तो आधा तो समस्या उनका आपके पास आने से ही दूर हो जाता होगा तो आपकी बातों से, क्योंकि मेरी श्रीमती भी यहाँ पे आती हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई यहाँ पे ये जो आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ये कोई प्रमोट किया हुआ है, मेरा दिल में इस तरह का एक जिज्ञासा हुआ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं मानता था। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो बुखार लगता है तो तुरंत से सडनली आयुर्वेद में तो दवाई नहीं को बुखार उतर जाता है, टाइम लगता है। हमें याद है कि पहले हमें बुखार होता था तो एक दिन तक हमारी माँ, नानी, दादी रोटी या खाना नहीं देते थे खाने के लिए, कुछ भी कर कुछ देते ही नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में बुखार लगो तुरंत से पैरासीटामोल ले लो, ये खाली बुखार तो आने ही नहीं देते शरीर में, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर भी आया तो आपको ऐसा कैसे मन में ये जिज्ञासा हुआ कि मुझे आयुर्वेद का ही डॉक्टर बनना है, और ख़ास करके जो आप ये जो अभी बहुत सारे भले, देखिए पैसा तो अपनी जगह, लेकिन आप जो लोगों को खुशी दे रहे हैं ना, वो शायद अरबों खरबों रुपया खर्च करके वो लोगों को नहीं मिल सकता। लोग पैसे खर्च तो कर रहे हैं पर वो चीज़ नहीं मिल रही। और मेडिकल में आजकल अगर कहे तो जो इलाज जो पद्धति हो गई ना, एक बिजनेस हो गया, लोगों को उनको जान से मतलब नहीं होता। कई बार आप सुनते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोगों को मतलब पहले मर चुके होते लेकिन उनको आईसीयू में डाल कर बिल बनाते हैं, कई लाख रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन अपने पद्धति से लोग दूर होकर के आयुर्वेद में नहीं आना चाहते। तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर कैसे बनी और मन में ये जिज्ञासा कैसे आया? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी कई वीडियोस में भी कहती हूँ कि आप आयुर्वेद को नहीं चुनते, आयुर्वेद आपको चुनता है। भगवान धन्वंतरी का आपके ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु आशीर्वाद होता है तो आप यहाँ तक पहुँचते हैं। और शुरू में मैंने आयुर्वेद को अपनाया था। अपनी 12th पास होने के पास मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि मैं होम्योपैथिक लूँ या आयुर्वेदा लूँ, एंड मैंने आयुर्वेदा चूज़ किया। एलोपैथिक भी था बट कुछ समस्याओं की वजह से मैंने एलोपैथिक नहीं लिया, तो आयुर्वेद में मैं पहुंची। और आयुर्वेद में पहुंचने के बाद जब तक इंटर्नशिप खत्म हुई, बहुत बार हमने ऐसा देखा कि जिन चीज़ों में एलोपैथिक साइंस काम नहीं करती है, जैसे अर्थराइटिस है, डिजनरेशन हो रहा है, आपके जो नीज़ हैं वो रिप्लेसमेंट तब की नौबत आ रही है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जिसे हम गठिया बा बोलते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बट आयुर्वेद उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। पेशेंट की लाइफ को बहुत इंप्रूव कर देता है, पेशेंट अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये सब चीज़ें जब हमने देखी तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, आयुर्वेद में बहुत ताकत है। और उसी के बाद हमने उसको और जानने की कोशिश की। महाराष्ट्र तक गए जहाँ पर साउथ में आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब वहाँ पर पेशेंट को अगर कोई दिक्कत होगी तो वो पहले आयुर्वेदिक साइंस की तरफ जाएगा, फिर एलोपैथिक साइंस की जाएगा। जो नॉर्थ में ये प्रचलन अभी इतना नहीं है, तो वहाँ से हमने जाकर बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद जब खुद की लाइफ में कुछ ऐसी समस्या आई, जैसे हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे तो उस समय पे 2-3 एबॉर्शंस हुए, और उसके बाद हमें ऐसा बताया गया कि नहीं, आपको नेचुरली कंसीव होने में दिक्कत है, आपका यूट्रस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आप आईवीएफ की तरफ जाइए, डोनर एग की तरफ जाइए। बट वो सब चीज़ों में जब हमने आयुर्वेद को अपनाया और आयुर्वेद के ज़रिए पंचकर्मा चिकित्सा करके अपने बीज शुद्धि किया, जैसे 3 महीने का पूरा बीज शुद्धि प्रोसीजर होता है, उसके बाद आज 1 नहीं 2 बच्चे हैं और नेचुरल तरीके से हैं, और पूरे 9 महीने हमने आयरन कैल्शियम तक भी आयुर्वेदिक ही लिया है। तो ऐसा गलत होगा कहना कि एलोपैथिक साइंस के ज़रिए ही सब मिलता है, आयुर्वेद के ज़रिए मिलता है। और वहीं से ऐसी चीज़ें जागृत हुई कि
हम ये चीज़ें लोगों तक पहुंचानी चाहिए हमें। तो आयुर्वेद में जो इनफर्टिलिटी या फिर आयुर्वेद में जो स्त्री रोगों के बारे में जो चिकित्साएं बताई गई हैं वो इतनी एडवांस साइंस है कि हम लोगों को वो जानना चाहिए, लोगों को उसके रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और तभी से ऐसा डिसाइड हुआ कि हमें आयुर्वेद के ज़रिए ही आगे बढ़ना है और इनफर्टिलिटी पर ही काम करना है। तब से हम लोग इनफर्टिलिटी पे काम कर रहे हैं। इट्स बिन 12 ईयर्स नाउ, 12 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। मोर देन 50,000 पेशेंट्स के ट्यूब ब्लॉकेज की जो समस्या है वो रिजॉल्व हो चुकी है। लास्ट ईयर हमारे आशा आयुर्वेदा के 638 बच्चे डिलीवर हुए थे, मतलब जो बच्चे डिलीवर हुए थे, जिसमें अबॉर्शंस को हम साइड रखते हैं। तो इतनी सक्सेस हम आयुर्वेद के माध्यम से दे पा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, भगवान धन्वंतरी की गुरु आशीर्वाद है। और हम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं कि हम लोगों तक ये पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा मैम, जो आपके क्लिनिक में आकर के अगर उनसे पीसीओडी का या जो ब्लॉकेज का इलाज कराते हैं, तो क्या आगे दवा खाने के बाद फिर से वो समस्या लौट के आता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि चरक संहिता में शुरू में ही बताया गया है, शुरू के अध्यायों में ही सबसे पहले ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या के बारे में बताया गया। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं रहेगा और आप उसको वापस से ख़राब करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो रोग तो देगा। तो जिस रोग के आपकी बॉडी प्रोन होगी वो डेफिनेटली आएगी। पीसीओडी को हम बोलते हैं कि वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, उसमें भी आप 1 बजे तक फ़ोन अपने सिरहाने पर रख के ही सो रहे हैं, सुबह उठते ही वही शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली वो इश्यूज़ आने ही वाले हैं। लाइफस्टाइल आपका अच्छा नहीं है। तो अगर हम उन चीज़ों पर कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब हम जीने का सही तरीका अगर हम अपनाते हैं, तो ये समस्याएं वापस नहीं आती। आज के समय में बहुत बड़ी एक बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, जिसको एंडोमेट्रियोसिस का एक फर्स्ट स्टेज भी पता चलता है, डायग्नोस होता है, उसे बोल दिया जाता है नेचुरली कंसीव नहीं होगा, अब सिर्फ IVF होगा। हमारे पेशेंट्स भी जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो बोलते हैं कि कौन से ज़माने में जी रहे हो, जो आपको किसी ने बोला था जो बाल गुटी को लेके, कौन से ज़माने में जी रहे हो, ये सब टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब पैसा वेस्टेज है, डायरेक्टली जाइए IVF कराइए। कहीं ना कहीं उनको भी ये समझना चाहिए कि IVF की सक्सेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 30 से 40% सक्सेस है। एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट में 15 से 20% का डाटा है इंटरनेशनल। तो आप उसके लिए इतना प्रोत्साहन लोगों को देते हैं, जबकि आयुर्वेद के ज़रिए मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि हमारे एंडोमेट्रियोसिस के ऑलमोस्ट 70 से 80% पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करते हैं। तो इतनी सक्सेस जब आयुर्वेद के ज़रिए है तो हम उसको क्यों ना प्रोत्साहन दें। तो आयुर्वेद में ये ताकत है, ये क्षमता है। और इसी समस्या जो लाइफस्टाइल इतना ख़राब कर देती है, पेशेंट्स कई बार एक्सट्रीम पेन में होते हैं, पीरियड्स के दौरान ऐसे कई इंजेक्शंस लेते हैं, बहुत बार हॉस्पिटलाइज होते हैं। ये सब समस्याएं 3 से 6 महीने के अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं और उसके बाद वही पेशेंट नेचुरली कंसीव भी कर पाते हैं। तो आयुर्वेद अगर लाइफस्टाइल सिखा देता है, आपको जीना सिखा देता है, आपके किन दोषों से वो बीमारियाँ हो रही हैं वो आपको बता देता है, जब आप उसको फॉलो करते हैं तो इन रोगों से जड़ से छुटकारा पाते हैं। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी वही हैं और रोग भी वही हैं, वो वापस आपको ज़रूर पकड़ेगा। अच्छा मैम, एक हेल्दी आदमी का जैसे कि हेल्दी रहने के लिए क्या दिनचर्या होना चाहिए लोगों का? मतलब आज के जो आपने कहा कि वाकई में कहीं पे विकास होता है तो वहाँ पर विनाश भी होता है। तो हम कहीं एक तरफ डेवलप करते हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं अपनी पद्धति को, संस्कार को, संस्कृति को भी हम खोते जा रहे हैं। और आज के समय आप देख रहे हैं कि अभी तो खैर फिर से लोगों का अपने संस्कार संस्कृति में झुकाव हुआ, अपने धर्मों में, अपने क्या बोलते हैं कल्चर में लौट कर के आ रहे। नहीं तो एक बीच में देख रहे थे कुछ भी होता है यार, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, मैगी खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स लो, ये लो वो लेके। आज के टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत कम बिक रहा है। तो दूसरी चीज़, जब हमारे देश में योग होता था तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन वही योग विदेश से योगा बन के आया, सब लोग करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरी चीज़ को अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक हेल्दी जीवन जीने के लिए, एक अपनी सही आयु तक जीने के लिए इंसान को क्या दिनचर्या होना चाहिए? बेसिकली ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आयुर्वेद में कुछ ब्रह्म मुहूर्त का समय, क्योंकि देखिए आज के समय में बच्चों को अगर बोलिएगा ना कि 49, तो कहेगा यार वाट 49 होता क्या है, उनको 49 भी नहीं पता, 31 भी नहीं पता, 35 भी नहीं पता, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम पर तो वो 35, 49, 100, 90 ये समझते। तो ज़रा इसको थोड़ा सा सरल भाषा में बोलिएगा कि हमारे दर्शक समझ कर आपकी बातों पे अमल करके अपने जीवन को अच्छा से वो जी सके।
देखिए, सुबह समय से उठना चाहिए। सुबह 6:30 बजे तक, 6 बजे तक मैक्सिमम बेड छोड़ देना चाहिए। आयुर्वेद में दिन में सोने की प्रक्रिया सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में बताई गई है। अदर देन डैट रोगी को बताया गया है या फिर वृद्धावस्था में या गर्भिणी को बताया गया है। तो अगर आप इनमें से किसी और कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको दिन में सोना टोटली अवॉइड करना चाहिए। सुबह उठने से आपका कफ, जैसे जैसे सूर्य उदय होता है यानी सूरज से चढ़ता है, तो आपके कफ का विलयन होता है, यानी आपकी बॉडी में जो कफ दोषा एग्रीवेट है वो मेल्ट आउट हो जाता है और उसकी वजह से कफ से रिलेटेड जो दोषास हैं वो आपकी बॉडी में नहीं होते हैं। तो आपको सुबह समय पे उठने के अपने बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद दिन के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे आपको नहाने से पहले पैरों में, हाथ पैरों में मसाज करने के लिए बोला गया है। फिर गुनगुने पानी से ही नहाने के लिए बोला गया है। तो जो वृद्ध लोग हैं उनको अगर जोड़ों के दर्द की दिक्कत हो रही है या ऐसी कोई समस्याएं वो ना हो, आप ऐसा चाहते हो, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, फिर आतुर के विकार का प्रशमन, यानी कि रोगी की ट्रीटमेंट बाद में करो, पहले जो स्वस्थ रहे उसके तरीके बताओ। तो आयुर्वेद में वो तरीके बहुत बताए गए हैं। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि आपको सुबह उठ के अभ्यंगम करना चाहिए, यानी मसाज करनी चाहिए। तिल का तेल इजीली अवेलेबल होता है, बहुत अच्छा है, सबसे सूक्ष्म माना गया है, सबसे श्रेष्ठ भी माना गया है। तो वो इजीली आपके जॉइंट्स के अंदर तक पेनिट्रेट करता है। तो तिल के तेल से मसाज करिए, गर्म पानी से नहाइए। उसके बाद आपको कान में ऑयल ड्रॉप्स डालने के लिए बोला गया, नाक में ऑयल ड्रॉप्स डालने के लिए बोला गया। अब जैसे इतना पॉल्यूशन है तो बाहर निकलने से पहले ज़रूर सरसों के 2 ड्रॉप्स नाक में डालने चाहिए, बच्चों को खासकर डालना चाहिए, ताकि वो पॉल्यूटेंट्स को आपके नोज़ के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर एंटर करने के लिए अलाउ ही ना करें, तो वो वहीं के वहीं ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसलिए वो डालने के लिए बोला गया है। अंजन बोला गया है, वो आँखों की प्रोटेक्शन के लिए बोला गया है। इसी तरह से कवल गंडूश बोला गया, यानी कि आपको गार्गल करना चाहिए। मुँह में त्रिफला का काढ़ा है, ऐसा कुछ काढ़ा वगैरह का धावो करना चाहिए। धूपन के लिए बताया गया, हल्दी की गांठ से आप अगर धूपन करते हैं तो आपका ऑक्सीजनेशन अच्छा रहता है। धूपन कैसे करते हैं मैम? हल्दी की गांठ सबके घरों में मिल जाती है। सबसे बेस्ट तरीका है, आप उसको गर्म कर लीजिए, उसका जो धुआं है उसको एक नोज़ बंद करके दूसरे से इनहेल कीजिए, दूसरे को बंद करके तेल पहले से, और मुंह से धुआं छोड़ना होता है, नाक से लेना होता है। तो ये तरीका बताया गया है। इस तरीके से जब आप लेते हैं तो आप एक अच्छे रूटीन में आ जाते हैं। फिर आपको 2 अन्न काल बताए गए हैं, प्रातःकाल, सायंकाल। अच्छे से भोजन करना चाहिए, शाम 5:30 बजे से पहले मैक्सिमम 6, 6:30 से पहले खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ दूध पी लें या कुछ हल्का खाना खाएं, ज़्यादा हैवी खाना उसके बाद नहीं खाना चाहिए। पहला खाना जब तक पच ना जाए तब तक सिर्फ समय देखकर दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे अन्न के भी कुछ नियम बताए गए हैं। पानी के कुछ नियम बताए गए हैं कि पानी पीना है तो आपको खाने के बीच में घूट घूट करके पानी पीजिए। आप खाने के तुरंत बाद 1 गिलास भर के पानी मत पी लीजिए, खाने के पहले ऐसे ना लीजिए। मीठे का बताया गया, हम कहीं पे भी कहीं पार्टी में जाते हैं तो हम पहले नॉर्मल खाना खाते हैं, लास्ट में मीठा खाते हैं, जबकि आयुर्वेद में बोला है कि पहले मधुर रस लेना चाहिए, उसके बाद नॉर्मल आहार विहार लेना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं, जो जीवन शैली से रिलेटेड है। ये मैंने आपको शायद उसका 0.01% भी नहीं डिस्कस किया है। ये सब चीज़ों के बारे में आयुर्वेद में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो अगर हम इन सबको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम रोगों से काफ़ी हद तक निरोध रह सकते हैं। अच्छा मैम, सबसे अहम सवाल, जो आपके यहाँ पे जो इलाज की जो पद्धति है, जैसे मैंने आपको कहा कि बाहर के इलाजों में तो बहुत पैसा लगता है, तो क्या उतना ही महंगा आपके यहाँ भी इलाज है? उसका ऑलमोस्ट 1/10 भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। एक पीसीओडी पेशेंट जब एक इंजेक्शन लेता है स्टिमुलेशन के लिए, सेकेंड डे से इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1500 से 2000 तक के इंजेक्शन्स पड़ते हैं। लेकिन जब, और एक इंजेक्शन में काम नहीं चलता, काफ़ी सारे इंजेक्शन्स लगते हैं, 7 से 8 तक लगते हैं। लेकिन आयुर्वेद में आप ऐसा कुछ नहीं दे रहे हो, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हो, आयुर्वेदिक हर्ब्स दे रहे हो, तो उस ट्रीटमेंट के कंपैरेटिवली आप इसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं मान सकते। अच्छा, ये कितने दिन का कम्प्लीटली कोर्स होता है? अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर संतान प्राप्ति के लिए आते हैं, अगर मेरा ब्लॉकेज, क्या ट्यूब ब्लॉकेज है या पीसीओडी का समय, तो ट्यूब ब्लॉकेज वाले का कितना टाइम लगता है, पीसीओडी वाले का कितना लगता है? ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या 3 महीने में मैक्सिमम पेशेंट्स की ठीक होती है। कभी कभी कोई पेशेंट होता है जिसको ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ता है, 2 महीना और करना पड़ता है, अदरवाइज 3 मंथ्स में वो ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या रिजॉल्व होती है। पीसीओडी के ग्रेड पे डिपेंड करता है, आपको पीरियड कितने डिले हो रहे हैं, आप 10 दिन डिले हैं या आपको बिना दवाई के कभी आते ही नहीं हैं। तो जैसा ग्रेड होता है उस पर डिपेंड करता है। 2 महीने से लेके साल भर तक का समय पीसीओडी पेशेंट को कंसीव करने के लिए लग सकता है। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस इतनी क्रिटिकल है, उसके भी स्टेजेस हैं, तो आप किस स्टेज पर हो उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट ऐसे फर्स्ट मंथ में कंसीव कर जाते हैं, कभी कभी साल भर का समय लगता है। तो आपकी कंडीशन, आपकी ग्रेड पे भी बहुत सारी डिजीज़ के टाइप पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पीसीओडी या ब्लॉकेज की समस्या क्या अचानक से होता है या जेनेटिक होता है या बचपन से ही ऐसी इस तरह का कोई ऐसा समस्या होता है?
पीसीओडी जेनेटिक नहीं है, बहुत कम केसेस में जेनेटिक देखा जाता है। अदरवाइज़ पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, देर से सोना, देर से उठना, वो सब चीज़ें जो हैं ये मेटाबॉलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यानी हमारी अग्नि, जिसको आयुर्वेद में बोला है, अग्नि को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। और अग्नि जब तक सामान्य अवस्था में नहीं होती तब तक रोग जो है वो डेवलप होते ही रहते हैं। तो पीसीओडी एक रोगों के जरिए, इसी के ज़रिए डेवलप हुई डिजीज़ है। इसी तरह से थायराइड भी एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर में ही कंसिडर होता है। इसी तरीके से जो ट्यूबल ब्लॉकेज है वो पहले लोग महिलाएं घरों में रहती थी और जो शौच की जो समस्याएं थी वो इतनी नहीं होती थी। हाइजीनिक लेवल्स काफ़ी अच्छे थे। अभी सब लोग ऑफिस जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स बहुत यूज़ होते हैं, हाइजीन लेवल्स काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं। वही जो हमने बोला कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश टॉयलेट्स का प्रयोग ज़्यादा होता है, इंडियन टॉयलेट्स का कम होता है। तो क्लीनिंग इश्यूज़, वहाँ पर बैक्टीरियाज़ का एक्यूमुलेशन होना, वो सब काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से फीमेल वेजाइना जो होता है वो बेस्ट प्रोन टू इन्फेक्शंस होता है। तो वहाँ से ज़्यादा इन्फेक्शंस ट्रैवल करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वेजाइनल इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम आज के समय में महिलाओं में देखी जाती है। और वही जब बहुत बार अनट्रीटेड रह जाती है, उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वो ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या को क्रिएट कर देता है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी पीसीओडी की ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, ऐसे हाइड्रोसल्फिंग्स की समस्या। तो इस तरीके से ट्यूबल ब्लॉकेज कई बार एबॉर्शंस के बाद इन्फेक्शंस की वजह से होता है, कभी कभी वेजाइनल इन्फेक्शंस के रिजल्ट में मिलता है। इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल है ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और साथ ही आपके यहाँ अगर कोई इलाज कराने के लिए कोई दूर दराज से, बहुत ऐसे जगह है, जैसे हमारे इर्द गिर्द देखें तो नेपाल के भी लोग आते हैं इंडिया में इलाज कराने, बांग्लादेश से भी आते हैं, कई लोग पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। जो हमारा सार्क कंट्री है वहाँ से तो हमारे यहाँ तो आते हैं, मगर ये 5 देश में देखें तो अभी हमारा जो भारत में जो इलाज का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। खास करके कहते हैं कि जो अभी अपने कोरोना काल में देखा था कि यूरोप में या इटली कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि शक्ति में कहता अमेरिका, लेकिन स्वास्थ्य में इटली आता था, लेकिन वो भी कोरोना में चरमरा गया, उसकी भी सिस्टम खराब हो गई। लेकिन हमारे भारत में जो इफेक्टिव होना था वो नहीं हो पाया। तो अगर आसपास के जो लोग यहाँ आपके आना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, बिना आपके क्लिनिक में इलाज कराना चाहते, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9811773770। इनफर्टिलिटी की एक ऐसी समस्या है जो हमेशा ऑनलाइन ट्रीटमेंट से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो जब पेशेंट का अगर ऑनलाइन में काम चल सकता है तो हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आशा आयुर्वेदा की टीम है जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट देती है। बट अगर उनको क्लिनिक विजिट करने की ज़रूरत है, जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट है, वो थेरेपी लेकर ही होगा। वो ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। कई बार एक्वालिटी के लिए कुछ पंचकर्म प्रोसीजर देने पड़ते हैं, जिसके लिए आना पड़ता है। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके लिए क्लिनिक विजिट करने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे अभी 4 सेंटर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पुणे। पेशेंट्स वहाँ विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए अगर पॉसिबल होगा तो आप फर्स्ट कंसल्टेशन ऑनलाइन लेकर वो प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं पेशेंट्स को दी जाती हैं और उसके ज़रिए पेशेंट्स इजीली ट्रीटमेंट ले पाते हैं। अच्छा, आपका मैम कंसल्टेंसी फ़ी क्या है ऑनलाइन और जो ऐसे अगर आपके क्लिनिक में आते हैं तो? कंसल्टेशन 500 रुपीज़ है और वही हमारी ऑनलाइन भी है और वही हमारी क्लिनिक विजिट पे कंसल्टेशन है। तो मैम एक चीज़ ये भी है कि इसके अलावा भी आपके क्लिनिक में और भी इलाज होते, जैसे कोई बच्चे, बूढ़े, या आज के समय में आप देख रहे हो कि जैसे मैंने अभी कहा कि मतलब हमारे दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हवा भी गाज़ा का है। तो आप जानते होगा कि हज़ारों टन वहाँ पे बारूद को छोड़ा गया, वहाँ ब्लास्ट हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो AQI है 50, 60, 70 से एबव नहीं है। बट हमारे यहाँ 500 के आसपास पहुँच चुका है। लेकिन आज अभी समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत लोगों के एलर्जी का एक आम समस्या, जैसे एक PCOD का आम समस्या हो गया है, इसी तरह हर, मैं कहता हूँ कि दूसरे या तीसरे व्यक्ति एलर्जी से ग्रसित है। मैं खुद हूँ कि 2 दिन का मेरा भी गला बढ़ा हुआ है, मेरे भी जुकाम जैसे आ रहे, बलगम आ रहे हैं, तो ये आँखों में जलन हो जाती है। लेकिन हम भी आयुर्वेद पर भरोसा करते तो जो आई ड्रॉप डालते हैं या अपने सिस्टमों पर लेकर के चल रहे हैं। तो लेकिन हम अपने घर में भी बच्चों को कहते हैं कि यार ये आई ड्रॉप डाल, वो बिलीव ही नहीं करते, उन चीज़ों पर जाते नहीं है। तो इसके अलावा भी आपके क्लिनिक में और भी इलाज होता है? बिल्कुल होता है, उसके लिए अलग से डॉक्टर्स हैं जो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो अगर किसी को ऐसा कोई कंसल्टेशन चाहिए तो वो अलग से उन डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उनकी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और वो डॉक्टर्स जॉइंट पेन है, एब्डोमेन के इश्यूज़ हैं, पेट के से रिलेटेड समस्या है, जोड़ों के दर्द की समस्याएं हैं, ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, या माइग्रेन की समस्या होती है, ऐसी सब समस्याओं का इलाज आशा आयुर्वेदा में साथ साथ ले सकते हैं। यानी क्या है कि A to Z यहाँ पर अगर किसी भी समस्या को लेकर आते तो उसका निदान या समाधान होगा यहाँ?
बिल्कुल होगा। आशा आयुर्वेदा की स्पेशलिटी इनफर्टिलिटी है और उसके साथ साथ हमारे पास अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी आते हैं जो बाकी समस्याओं का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी मैंने बाहर बोर्ड पे कहीं पे केरल शब्द भी मैंने पढ़ा, तो क्या है ये? पंचकर्मा ट्रीटमेंट वैसे आयुर्वेद का है। आयुर्वेद अथर्ववेद से अवतरित हुआ है और उसी में शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा दोनों बताई। तो शोधन चिकित्सा जो है वो पंचकर्मा चिकित्सा में आती है, तो हम वो करते हैं। लेकिन कई बार लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला कि साउथ की तरफ इसका ज़्यादा है, तो जब भी पंचकर्मा की बात आती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कि केरलीय थेरेपीज़ हैं, मतलब वहाँ से ज़्यादा आई हैं, जैसे शिरोधारा हो गया। तो ऐसी थेरेपीज़ जो हैं वो भी आशा आयुर्वेदा में होती है, इसीलिए हमने केरलीय वर्ड यूज़ किया है। केरल वर्ड क्या? अच्छा, दिल्ली में आपका ये सिंगल क्लिनिक है कि इसके अलावा रजौरी गार्डन के अलावा भी कोई क्लिनिक है? दिल्ली में हमारा यही क्लिनिक है, इसके अलावा मुंबई, लखनऊ और पुणे में क्लिनिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका अपना समय देने के लिए। और ख़ास करके मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो वार्तालाप, ये इंटरव्यू से जो चंचल मैम जो हमने जो बातें हमारे लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो कहा, जो लाइफ स्टाइल पे, पीसीओडी को लेकर के, ब्लॉकेज पे, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने अपनी जो दृष्टि, मतलब उनको जो कहा इन्होंने हमारे दर्शकों के लिए, तो मैं यही चाहूँगा कि इनकी बातों को आप लोग भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत अंत हो तब आप दवा या किसी भी चीज़ के पास में जाए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आपको अपना दिनचर्या, आपका लाइफ स्टाइल आपको सुधारना होगा। और अपने आप से, अगर मैं यही कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा स्वस्थ व्यक्ति वही है, धनवान हो वो नहीं कि टाटा, अंबानी, बिरला, वो नहीं, जिसका स्वस्थ अच्छा हो वो सबसे बड़ा धनवान है। तो इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का जो मैं वार्तालाप इंटरव्यू में यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर कभी किसी और विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे आपके माध्यम से, और लोगों का भला हो। फिर कभी मिलेंगे, कभी किसी और विषय पे। इसके साथ मैं अपने दर्शकों से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।